हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं गणित में हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना समझा रहे हैं आप लोगों को। तो पहला पार्ट है अपना वास्तविक संख्याएं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का सवाल हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पेज नंबर 2 में कुछ संख्याएं इसमें दी हुई हैं। 1771 है, 5313 है, 10626 है, 8232 है और 21252 है। तो हम इनमें से ये ले लेते हैं 21252 का। अगर आप ये समझ गए तो बाकी कर सकते हैं। 21252 इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे। तो 21252 की इकाई में 2 है, तो यानी कि 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग कब जाएगा? यदि इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये इकाई में होंगे तो 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, 2 का भाग चला जाएगा। विभाज्यता का नियम से 2 का भाग इसमें जाएगा। सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, तो 21252 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 रख करके दोनों में मिला करके दे देंगे। 2 छिक्का 12, फिर 5, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गए 12, 2 छिक्का 12। अगर आपको ये समझ में ना आया हो कि 10626 ना आया हो समझ में, तो आप कैसे कर सकते हैं? 21252 में 2 का भाग देंगे। देखिए 21252 में हम 2 का भाग देना बताते हैं। एक बार दूनिया पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 में 2 गए कुछ नहीं, उतारे 1 उतार लिए। अब हम 2 की दूनिया इतनी बार पढ़ेंगे, 1 से ज़्यादा ना हो, तो 1 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 बार, 2 शून्यम 0, तो 1 में 0 घटाएंगे 1। अब उतारेंगे हम यहाँ पर 2 हो गए 12 हो गया। ये 12 कितनी बार में आएगा? 2 की दुनिया पढ़ेंगे तो 6 बार में आएगा। 2 छिक्का 12। अगली संख्या है 5, उतारेंगे अब 5 आ गया। 2 की दुनिया कितनी बार पढ़ेंगे? 5 से ज़्यादा ना हो, 2 बार। 2 दूनी 4, बचा कितना? 1। अब उतारेंगे यहाँ पर 2 हो गए 12, फिर 6 बार, 2 छिक्का 12। तो ये भाग प्रक्रिया अगर आपको बन रही है ये, तो आपको ये आसान लगेगा। तो 21252 में 2 का भाग देने से हमें मिलता है 10626, और फिर से इसमें 2 का भाग देंगे। ऐसा करके भी आप निकाल सकते हैं, हम सीधे अब कर रहे हैं। तो 10 है, यहाँ पर 2 का भाग देंगे। 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10। 6 है, 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 है तो 2 एकम 2, फिर 6 में 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, 5313। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 3 आ चुका है, सम संख्या नहीं है इकाई। तो अब अगली अभाज्य संख्या है यहाँ पर 3 का भाग इसमें जाएगा क्या? 5313 में। तो 5313 में 3 का भाग जाएगा या नहीं, यह जांचने के लिए इसके अंकों को जोड़ देंगे। तो 5 3 8 1 9 3 12 होता है, और 12 में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 के विभाज्यता का नियम ये है कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें यदि 3 का भाग जाता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 का विभाज्यता का नियम है ये। तो 12 आया है यहाँ योगफल करने पर, और इसमें 3 का भाग चला जाता है। तो अब हम 3 का भाग इसमें देंगे। तो 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, बचा 2 हो गए 23, 3 सत्ते 21, बचा 2 हो गए 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 एकम 3। यदि समझ में ना आया हो तो 5313 में आप 3 का भाग दे देंगे। ऐसे 5313 में 3 का भाग दे रहे हैं। तो 3 एकम 3, 5 में 3 गए, 2 बचा, उतारे 3 हो गए 23। 3 की दुनिया पढ़ेंगे, 23 से ज़्यादा ना हो, 7 बार। 3 सत्ते 21, बचा 2, उतारे 1 हो गए 21, 3 सत्ते 21, 21 में 21 गए कुछ नहीं, उतारे 3 की दुनिया 1 बार। 3 एकम 3। तो ये 3 का भाग देने पर 1771 मिलता है, ये मिला। तो आप इस तरह से भाग दे करके भी आप यह पूरा कर सकते हैं। अब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इनको जोड़ रहे हैं। तो कितना मिल रहा है? 1 7 8 7 15 और 1 16, 16 मिला। 16 3 की दुनिया में नहीं आता, 3 का पहाड़ा में नहीं आता, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। 5 के विभाज्यता का नियम, क्योंकि इकाई में 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना था या 5 होना था, तो इसमें 5 का भी भाग नहीं जा रहा है। 7 का भाग इसमें जाएगा। तो 7 का भाग
पहले से किया होना चाहिए, तो फिर पता चल जाता है कि 7 का भाग जाएगा। नहीं तो पहले 5 का भाग दे के देखेंगे, फिर 7 का नहीं जाएगा तो 11 का, ऐसे बढ़ते जाते। तो इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो 7 का भाग देंगे। देखिए कितने बार जाएगा इसमें, 7 दूनी 14, 2 बार गया भाग, 7 दूनी 14, बचा यहाँ 3 हो गए 37, 7 पन्ना 35, बचा 2 हो गए 21, 7 3 21। यदि ये समझ में ना आया हो कि 253 कैसे आया, तो फिर से आप ऐसे कर सकते हैं, 1771 में 7 का भाग दे देंगे, 1771 भागित 7 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 253 आएगा। तो ये भाग अगर जिससे बनता है तो बहुत सरल है। फिर अब इसके बाद में अगली संख्या है अभाज्य संख्या, 7 के बाद 11 का भाग चला गया। अब 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा, अब जाएगा इसमें 7 के बाद 11 का भाग जाएगा, फिर 11 का नहीं जाएगा तो 13 का, 13 का नहीं जाएगा तो 17 का, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें 7 का भाग अब नहीं जा रहा है, 11 का जा रहा है अब सीधे। चाहो तो आप 253 में देखिए, 253 में हम 7 का भाग दे के बताते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 3 21, बचा कितना, 4 हो गए 43, 7 6 42 बचा। देखिए यहाँ पर शेष फल 1 बच रहा है, यानी इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। तो 7 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब अब 11 का भाग दे के देखेंगे। तो 11 का भाग अब हम इसमें दे रहे हैं, 253 में 11 का भाग दे रहे हैं। तो 11 दूनी 22, बचा कितना, 3, उतारे 3, 33 हो गया, 3 बार 11 3 33, तो देखिए 23 मिल रहा। तो 253 में 11 का भाग दिया तो 23 आया। 23 अभाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य संख्या का भाग जाएगा 23 में 23 का, 23 एकम 23। तो यह सवाल हल हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में अब इसको लिखना है 21,252 बराबर, देखिए 2 2 2 2 बार है, 2 की घात 2 लिखेंगे, 2 बार आया है तो 2 की घात 2, 3 फिर 7 फिर 11 23। तो 3 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 23। फिर से देखिए 2 2 2 2 बार है तो 2 की घात 2 लिखा, फिर 3 एक बार है, यहाँ 3 फिर 7 फिर 11 फिर 23। तो ये 21,252 का अभाज्य गुणनखंड अगर पूछा जाता है तो आप इस तरह से ये करना है आपको। ये अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालना है और अंत में ऐसे लिखना है, जिनका भाग गया उनका गुणा। तो इन अभाज्य संख्याओं के गुणा से हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है, ये है इसका आंसर, और भाग क्रिया से यह प्राप्त होता है। यहाँ पर और भी संख्याएं हैं तो आप इनको करके देखिएगा, ये किसका भाग गया यहाँ से देख करके आपको क्लू मिल जाएगा। जैसे हमने ये किया 21,252, यहाँ 2 की घात 2, 3 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 23, देखिए ये आ गया है, और इसकी मदद से भाग से हमने ये प्राप्त कर लिया। प्रश्नावली में भी ये सवाल है, हमने पिछली वीडियो में ये 1.1 के 2-3 सवाल यहाँ पर बताए हैं। अब हम SCF ज्ञात करना सीखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण का 2, ये भी परीक्षा में पूछा गया है पहले। उदाहरण 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, उदाहरण 2 का 6 और 20 का SCF और LCM निकालना समझते हैं। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एग्जाम्पल 2 है। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF तथा LCM ज्ञात करेंगे। तो अब 6 के लिए पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 2 3 6, फिर 3 में 3 का भाग जाएगा। तो 6 बराबर हमें मिलता है 2 3, 2 गुणित 3। तो 6 में 2 का भाग दिया, 3 आया, 3 अभाज्य संख्या, 3 में 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3। तो 6 का ये अभाज्य गुणनखंड निकाला। 6 के बाद अब 20 का देखिए, 2 का भाग जाएगा, पहले 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का, फिर 5 का, ऐसे बढ़ते जाना है। तो पहले इसमें 2 का भाग देंगे तो 20 है 10 बार, 2 धाम 20, फिर 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, 2 पंचे 10, फिर ये 5 एकम 5, 5 अभाज्य संख्या, 5 में 5 का ही जाएगा। तो यहाँ हमें 20 का अभाज्य गुणनखंड मिलता है 2 2 गुणित 5। 2 2 बार है 1 2, तो 2 की घात 2 करना है, और यहाँ 5। 2 की घात 2 क्यों,
क्योंकि 2 2 बार है, 1 2, इसलिए 2 की घात 2, और 5 1 बार है तो ये 5 की घात 1। अब हम HCF ज्ञात करेंगे। ये तो आप कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड में आप सीख ही चुके हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ये और ये अभाज्य गुणनखंड, अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। फुल मार्क्स के लिए आपको HCF निकालना सीखना है। तो HCF में निकालने की ये विधि परिभाषा के अनुसार है, यहाँ दिया हुआ है परिभाषा में, पेज नंबर 5 में सबसे नीचे है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ यहाँ दो दोनों में है, तो 2 दोनों में है, तो सबसे छोटी घात यहाँ पर 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है। तो परिभाषा के अनुसार सबसे छोटी घात ये लिखा है, सबसे छोटी घात, तो इन दोनों में ये 2 की घात 2 बड़ा है, ये 2 की घात 1, तो सबसे छोटी घात 1 की है, तो ये है 2 की घात 1, यानी कि 2 की घात 1 मतलब 2। तो ये हम HCF निकाल लिए, 2 की घात 1 मतलब ये 2 हुआ। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, रफ में देख लीजिए, यहाँ पर 6 का गुणनखंड है, 6 का गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3, और 20 का अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2, तो 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 5। तो ऐसे आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का यहाँ पर समूह बन रहा है, 3 नीचे है 3 ऊपर है, और 3 नीचे नहीं है, 3 का समूह नहीं बन रहा है, 5 नीचे है तो ऊपर नहीं है, 5 का समूह नहीं बन रहा, सिर्फ 2 का बस समूह बन रहा है, यानी ये 2 ही HCF है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन परिभाषा याद करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्टकट मेथड है। तो सबसे छोटी घात है यहाँ पर 2 की घात 1 की कहलाई, ये 2 की घात 2 ये बड़ा कहलाया, तो हमने 2 की घात 1, ये HCF हो गया। LCM के लिए क्या करना है आपको, LCM की परिभाषा देखिए, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। क्या है इसमें, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात देखिए, यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 लिखना है। अब 2 के बाद आता है यहाँ 3 की घात 1 है, और नीचे तो 3 नहीं है, तो ये 3 की घात 0 कहलाया, क्योंकि ऊपर 3 की घात 1 है नीचे नहीं है, तो 3 की घात 0 कहलाया नीचे। तो इन दोनों में बड़ा कौन कहलाया, 3 की घात 1, इसलिए 3 की घात 1 लिखेंगे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद आता है 5, तो यहाँ 5 की घात 1 है और ऊपर 5 नहीं है, तो हम 5 की घात 0 समझेंगे। तो 5 की घात 1 बड़ा है कि 5 की घात 0, तो 5 की घात 1 बड़ा है, तो यहाँ 5 की घात 1 लिखना है। फिर से समझ लीजिए कैसे हमने LCM निकाला, देखिए एक बार और। LCM में यहां पर लिखा है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात लेना है यहाँ पर गुणनखंडों में। तो यहाँ 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में बड़ा कौन है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 आएगा इधर पर। अब 2 के बाद आता है 3, 3 यहाँ है, 3 नीचे है ही नहीं, 3 नीचे नहीं है, तो हम 3 की घात 0 समझेंगे। तो 3 की घात 0 में 3 की घात 0 बड़ा है कि 3 की घात 1 बड़ा है, तो 3 की घात 1 बड़ा कहलाया, तो यहाँ पर गुणित 3 की घात 1 लिखेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, फिर अगली संख्या है 5, तो 5 की घात 1 यहाँ है, 5 ऊपर नहीं है, 5 का भाग ऊपर गया ही नहीं, तो यहाँ 5 की घात 0 समझेंगे। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 की घात 1, तो यहाँ 5 की घात 1 लिखेंगे। तो हमें LCM में 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 मिला, इसको हल करेंगे। 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2 हुआ, तो 2 की घात 2 कितना हुआ, 4, तो ये हुआ 4, 4 और ये 3 लिख लेते हैं, 4 गुणित 3 और 5 की घात 1 मतलब 5, इनका गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो हमें ये LCM मिला। तो LCM ये एक आंसर इसमें लिखेंगे और एक आंसर इसमें लिखेंगे। तो HCF और LCM निकालने का ये सवाल परीक्षा में आता है, या इस तरह से कोई और सवाल भी आ सकता है। तो ये क्रिया विधि है इसकी। हमने क्या किया, 6 के गुणनखंड निकाला, 2 गुणित 3 आया, 20 के गुणनखंड निकाला, 2 की घात 2 गुणित 5 आया,
गुणनखंडों से हमने HCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया परिभाषा के अनुसार। अब आगे है 1.1 में हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न में है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। मतलब HCF और LCM निकालने के बाद जांच भी करना है। तो 26 और 91 है, 510 और 92 है, 336 और 54 है। तो हम ये बीच का ये सवाल ले रहे हैं, थोड़ी बड़ा है ये, 510 और 92। अगर ये समझ में आ गए तो आप ये दोनों कर सकते हैं। तो लेते हैं हम दूसरे का दूसरा 510 और 92, 510 और 92। तो 510 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई है 0, इकाई सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। तो 510 में 2 का भाग, 2 दूनी 4, 5 में 2 बार जाएगा, बचा 1 हो गए 11, 2 पंचे 10, फिर बचा 1 हो गए 10, 2 पंचे 10। वही फिर से समझ में ना आया हो तो आप 510 भागे 2 कर सकते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऐसा करके 510 में 2 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 255। ये आपको बनना चाहिए भाग। अब 2 का भाग अब इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई सम नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 का भाग जाएगा क्या, उसके लिए आप इनको जोड़ के देखेंगे। तो 5 और 5 10 और 2 12, 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है मतलब 3 का भाग चला जाएगा क्योंकि 12 में 3 का भाग जाता है, 3 के विभाज्यता का नियम। तो 3 का भाग इसमें जाएगा, 25 में 3 8 24, बचा 1 हो गए 15, 3 5 15। समझ में ना आया हो तो फिर से वही प्रक्रिया, 255 भागित क्या करना है 3, 3 8 24, बचा 1 उतारे 5, 15 हो गया, 3 5 15। तो ये जो 15 आया 85 आया वो ये है। तो भाग दे करके आप निकाल सकते हैं। अब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 8 5 13 हो रहा है, 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अगली संख्या है यहाँ पर 5, 5 का भाग जाएगा। हाँ, इकाई में 5 है, 0 और 5 होने पे 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग इसमें देंगे, 5 एकम 5, बचा 3 हो गए 35, 5 7 35। अब 17 आ गया, अभाज्य संख्या 17, 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। ये रफ्कार है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिला 2 3 5 17। तो 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। तो 510 का तो हो गया। अब 92 का करते हैं। 92 में इकाई में 2 है, सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। 2 चौके 8, बचा 1 हो गए 12, 2 छिक्का 12। 92 में 2 का भाग देंगे, 46 आएगा, 6 आया यहाँ पर, फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 आ गया। 23 अभाज्य संख्या है, ये देखिए 23 अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का ही भाग जाएगा। तो 23 एकम 23। तो 92 बराबर 92 के गुणनखंड क्या है 2 2 23। 2 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख लेंगे, 1 2, 2 की घात 2, फिर 23 है। लिखना है अब HCF। तो HCF के लिए हमने बताया था आपको कि सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे छोटी घात, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो 2 उभयनिष्ठ कहलाया। 3 यहाँ है, 3 नीचे नहीं है, ये 23 है। 5 नीचे है, 5 ऊपर है, नीचे नहीं है। 17 ऊपर है, 17 नीचे नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ 2 है क्योंकि यहाँ 2, इसमें भी देख सकते 2 यहाँ है और 2 यहाँ। यहाँ 3 है, 3 का भाग इसमें नहीं गया। यहाँ 5 है, 5 का भाग इसमें नहीं गया। 17 है, 17 का भाग यहाँ नहीं गया। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 2 है। तो सबसे छोटी घात बुक में लिखा हुआ है, सबसे छोटी घात यहाँ देखिए उदाहरण 2 के नीचे लिखा है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो 510 में 2 एक बार है और 92 में 2 2 बार है। तो इन दोनों में छोटा कौन है 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 अर्थात 2। HCF 2 मिला। अब LCM के लिए आपको क्या करना है, बड़ी घात देखना है। अब तो बड़ी घात में देखिए 2 की घात 1 यहाँ है, 2 की घात 2, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 2 की घात 2।
फिर 2 के बाद आता है 3, यहाँ है 3 नीचे नहीं है, मतलब 3 की घात 0 कहलाया। 3 की घात, या रफ देख लीजिए एक बार, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, और यहाँ है 2 की घात 2 गुणित 23। अब ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, तो हम 3 की घात 0 समझेंगे। ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है, तो 5 की घात 0 समझेंगे। यहाँ 17 है, पास में ले जाए, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है, तो हम यहाँ 17 की घात 0 समझेंगे। तो अब परिभाषा के अनुसार सबसे बड़ी घात, तो इन दोनों में सबसे बड़ा 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 यहाँ और यहाँ 3 की घात 0, तो इस दोनों में सबसे बड़ा 3 की घात 1 है। फिर इसके बाद में 5 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 5 की घात 0, तो इन दोनों में बड़ा ये 5 की घात 1 है। फिर 17 और यहाँ 17 की घात सुन, तो इनमें बड़ा ये है। तो बड़ी घात यहाँ पर लेना है, तो हमें मिलता है 2 की घात 2, फिर 2 की घात 2 के बाद में है 3 की घात 1, फिर 3 की घात 1 के बाद में है यहाँ 5 की घात 1 और 5 की घात 0, 5 की घात 1 सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 5 के बाद आता है 17, 17 यहाँ एक बार है, यहाँ 0 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 17 की घात 1। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए इसको। एलसीएम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एलसीएम में गलती होती है। तो देखिए 510 के गुणनखंड लिख रहे हैं 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और 2 की घात 2 गुणित 23। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड एलसीएम में हम बड़ी घात देखते हैं, तो यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 की घात 2, इसलिए 2 की घात 2 यहाँ पर लिखा है। फिर 3 यहाँ एक बार है, नीचे 3 तो है ही नहीं, तो 3 की घात 0 समझा जाएगा। तो 3 की घात 1 बड़ा कि 3 की घात 0, तो ये बड़ा है 3 की घात 1, इसलिए हमने यहाँ 3 की घात 1 लिख दिया। फिर आता है 5, 5 यहाँ एक बार है और यहाँ नीचे 5 है ही नहीं, तो हम 0 बार समझेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 5 की घात 1, इसलिए हमने यहाँ पर 5 की घात 1 लिख दिया। फिर आता है 17, 17 यहाँ पर एक बार है, 17 की घात 1 और यहाँ 17 है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 17 की घात 0 समझेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 17 की घात 1, तो हम यहाँ लिख दी 17 की घात 1। फिर इसके बाद ये 23 बचता है, यहाँ 23 एक बार है, ऊपर 23 नहीं है, तो 23 की घात 0 समझेंगे। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 23 की घात 1, तो यहाँ पर 23 की घात 1 ये भी लिखना है। अब इन सब का गुणा करेंगे, तो एलसीएम हमें ये मिला है। अब इनको हल कर लेते हैं। तो 2 की घात 2 4 होता है, 3 की घात 1 3, 5 की घात 1 5, 17 की घात 1 17, 23 की घात 1 23। अब इनका गुणा करेंगे, तो रफ देखिए 4 गुणित 3 हो गया 12, 4 तिया 12। देखिए इधर 4 गुणित 3, 4 तिया 12, 12 के बाद है फिर 5 है, तो अब 5 का गुणा करेंगे इसमें, तो 12 पंचे 60, 60 आएगा। 60 में अब किसका गुणा करेंगे? 17, अगली संख्या 17 है, तो 17 का गुणा करेंगे। 17 शून्यम शून्य, 17 छिक्का 102। अब 17 के बाद है 23, अब 23 का गुणा करेंगे। 23 शून्यम शून्य, 23 दूनी 46, 46 की 6 बचा कितना? 4। 23 शून्यम शून्य, शून्य में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 23 एकम 23, तो 23,460, 23,460 ये हमें एलसीएम मिलता है। तो एचसीएफ निकाल लिए, एचसीएफ निकाल लिया, ये आंसर यहाँ डालेंगे एक, और एलसीएम निकाल लिए 23,460, एक आंसर यहाँ। अब इसमें अब हम इसका सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच देखिए, जांच कैसे करना है, इसमें ये फॉर्मूला है जांच करने का। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम।
ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना, एक फॉर्मूला है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्या जो हमें दी गई हैं, ये 510 और 92, इनका गुणा करेंगे 510 गुणित 92, और यहाँ एचसीएफ का गुणा एलसीएम में करेंगे। तो एचसीएफ क्या है अपना 2 है, एचसीएफ के नीचे उसका उत्तर, एचसीएफ कितना है 2, और एलसीएम कितना है 23,460, यहाँ 23,460। तो 23,460 में 2 का गुणा करना है और यहाँ 92 में 510 का गुणा करना है। तो देखिए दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो 23,460 में 2 का गुणा कर देते हैं, 23,460 गुणित 2, 2 शून्य शून्य, 2 छिक्का 12, 1 2 2 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920, 46,920 ये मिला। अब यहाँ 510 में 92 का गुणा, 510 गुणित 92, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 510 दूनी इतना हुआ 1020। अब 9 का गुणा, 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, जोड़ेंगे 0 2 9 5 और 1 6 और ये 4, 46,920। यहाँ भी 46,920 लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में। तो हम यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं इसका मतलब यह प्रक्रिया पूरी सही है, और अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो गुणा में मिस्टेक हो सकती है या तो फिर यहाँ कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो अगर सवाल यह परीक्षा में आता है तो आपको, अगर यह सवाल आपको परीक्षा में आता है तो ये 510 और 92 का आप पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 510 और 92 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है ये, फिर इन दोनों से आपको एचसीएफ और एलसीएम परिभाषा अनुसार ये निकाल लेना है। फिर जांच आप इस फॉर्मूला से जांच करना सीख सकते हैं। तो जांच, हमने दो संख्याओं का गुणनफल ये गुणा किया इतना मिला, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा किया इतना मिला। अगर ये दोनों पक्ष बराबर है मतलब ये